Good evening, dear students. Today we are going to discuss 10 MCQ, 10 MCQs of chapter biotechnology and its application. So this is the first video of this lesson. This is the part 1. Okay, let us start. So the first question is the genetically modified brinjal in India has been developed for. तो जिस तरीके से बीटी कॉटन को इंसेक्ट रेसिस्टेंट एबिलिटी डेवलप करने के लिए डेवलप किया गया था, उसमें उसको इंसेक्ट रेसिस्टेंट बनाने के लिए डेवलप किया गया था बीटी कॉटन को, उसी तरीके से बीटी ब्रिंजिल भी डेवलप किया गया है. सो इट इज़ आल्सो फॉर development of insect resistant ability. So the answer is right answer. Now the second question is which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with ADA deficiency, adenosine deaminase deficiency? So this is A option. Radiation therapy, gene therapy, अगेन रेडिएशन थेरेपी, ये 2 बार प्रिंट हो गया, यहाँ पर और कोई भी ऑप्शन हो सकता है, एंड इम्यूनोथेरेपी. सो आंसर इज जीन थेरेपी. जीन थेरेपी ऐसे बच्चे या ऐसा पेशेंट जिसमें एडीए डेफिशिएंसी हो जाती है, इसके लिम्फोसाइट को बॉडी से आइसोलेट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में लिम्फोसाइट को कल्चर किया जाएगा और एक एक्टिव एडीए जीन इसके अंदर ट्रांसफ़र करके इन लिम्फोसाइट को वापस से पेशेंट में रिटेन कर दिया जाएगा. तो इस तरीके से पीरियोडिकल ट्रांसफ्यूज़न ज़रूरी हो जाता है ना, और ये जीन थेरेपी ही यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा. चलिए आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज़ ऑफ. तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर है जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है जिनके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट. द राइट आंसर इज़ माइस. क्यों ऐसा, इसी को क्यों यूज़ किया जाता है? बाकी एनिमल भी हैं, इनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा माइस के ऊपर ही क्यों किए जाते हैं, इसका रीज़न भी हम देखते हैं. तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे. माइस आर ऑफन यूज्ड एज ट्रांसजेनिक एनिमल बिकॉज देयर जीनोम इज सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन जीनोम. ह्यूमन जीनोम के से काफ़ी सिमिलरिटी होती है माइस के जीनोम की. तो जो भी इफ़ेक्ट माइस में देखे जाएंगे, सिमिलर इफ़ेक्ट मे बी प्रिडिक्टेड इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग आल्सो. तो उनके जीनोम की काफ़ी सिमिलरिटी है, पहली बात. ठीक है. और दूसरी बात यहाँ है कि इनकी फिजियोलॉजी और बिहेवियरल जो एबिलिटी है, जो इनका फिजियोलॉजी और बिहेवियरल टेस्ट, रिजल्ट फ्रॉम टेस्ट ऑन माइस कैन बी अप्लाइड टू ह्यूमन डिजीज़ ना. जैसे रिजल्ट वहाँ पर मिलते हैं वैसे ही रिजल्ट ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलेंगे. तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि उनकी जीनोम की काफ़ी सिमिलरिटी है. दूसरी बात यहाँ पर, जीनोम माइस एंड ह्यूमन शेयर मेनी ऑफ द सेम जीन्स एंड द माउस जीनोम इज़ वेल एनालाइज्ड. ठीक, तो इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी. तो ये दोनों बातें हैं. दैट्स वाई in the most of the cases mice were used as a transgenic animal in case of biotechnological applications. अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज़ बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स रेसिस्टेंट टू. तो आपने इसको पढ़ा है, ये नेमेटोड्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंट डेवलप करने के लिए हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को या आरएनएआई टेक्निक को यूज़ करते हैं. आइए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में क्या और डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास में मिल सकती है. तो ये एक नेमेटोड है, मेलिडोजीन इनकोग्निशिया. ये टोबैको प्लांट में रूट में इन्फेक्शन कॉज करता है और उसके कारण टोबैको प्लांट का जो प्रोडक्शन है, यील्ड है, वो काफ़ी कम हो जाता है. दैट्स वाई आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और प्लांट को हम इस नेमेटोड से रेसिस्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर. ठीक है.
ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। तो ये भी आपने इसको पढ़ा है, और हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर में पढ़ते हैं आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। सो दिस इंसुलिन इज़ द करेक्ट आंसर, और इसको ह्यूम्यूलिन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो दिस इज़ द राइट आंसर। और थोड़ा सा और इसके, so this is the little bit explanation about इंसुलिन और आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसको हम ह्यूम्यूलिन के नाम से भी जानते हैं। इन 1982 इली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, इसने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए ड्रग ह्यूमन इंसुलिन बनाया, और जो इंसुलिन जीन था उस इंसुलिन जीन को आर्टिफिशियली इंसर्ट करवाया ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, और इसके जो ए पॉलीपेप्टाइड जीन एंड बी पॉलीपेप्टाइड जीन को सेपरेटली इंट्रोड्यूस करवाया गया। सी पेप्टाइड यहाँ पर होता है जिसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, क्योंकि वो फाइनली जब इंसुलिन प्रोसेस्ड हो जाता है तो सी पेप्टाइड को बाहर निकाल दिया जाता है। दैट्स वाई सी पेप्टाइड को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। इन दोनों चेन को ही इंट्रोड्यूस करवाकर एक एक्टिव इंसुलिन इन्होंने यहाँ से ऑब्टेन किया। आइए देखते हैं और भी कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बनाए गए हैं। अदर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यूज इन मेडिकल प्रैक्टिस इंक्लूड्स DNase-1 यूज फॉर ट्रीट सिस्टिक फाइब्रोसिस। अदर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यहाँ पर और है, इंटरफेरॉन ए यूज टू ट्रीट द chronic hepatitis C disease. On another is bovine growth hormone. It is used as growth hormone. So these are the some other recombinant proteins. DNase-1, interferon A and bovine growth hormone. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in BT cotton the BT toxin present in plant tissue as protoxin to convert into active toxin due to। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हमारा ये प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन पीएच इन इंसेक्ट गट। ये दिस इज द बी आंसर। एल्केलाइन पीएच में ये जो इनएक्टिव प्रोटीन जो होता है ये एक्टिव फॉर्म में, यानी कि जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और आइए इसका और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो इन बीटी कॉटन द एल्केलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट का जो एल्केलाइन पीएच होता है उसके इंसेक्ट गट का, इंटेस्टाइन का, solubilize the crystals that contain the toxic insecticidal proteins. This process activates the toxin which then attack the gut cells of the insect, causing cell swelling and lysis and eventually leading to the death of the insect. तो इंसेक्ट के गट में जाकर एल्केलाइन पीएच मिलने से जो इनएक्टिव प्रोटीन होता है वो सॉल्युबल होकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे गट, जो इंसेक्ट की गट है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें पोर्स हो जाते हैं और उसके कारण इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो यही बताया गया था और यही पूछा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्राइवन एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis आर इफेक्टिव अगेंस्ट। तो ये डेफिनेटली नेमेटोड नहीं है, फ्लाइज नहीं है, मॉस्किटो नहीं है, बॉल वर्म इज़ द राइट आंसर। तो कैसे और क्यों है, आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये क्राइवन जो प्रोटीन है या क्राइवन जीन के बारे में बात करें, क्राइवन जीन जो कि क्राइवन प्रोटीन बनाता है हमारे बीटी कॉटन में, ये बॉल वर्म के अगेंस्ट काम करता है। बॉल वर्म क्या है, ये एक मॉथ का लार्वा होता है जो कि फ्रूटिंग कंडीशन में कॉटन के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, स्पेशली जो भी क्रॉप्स जहाँ पर भी अटैक करता है ये फ्रूटिंग कंडीशन में अटैक करता है, स्पेशली इन कॉटन में यहाँ पर ज़्यादा ये डिजीज़ कॉज करने का काम करता है। और इसके बारे में बात करें तो ठीक है, बाकी जो और भी इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, तो ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस जो है, तो जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ज़ेंथोमोनास दिया है ये एक बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये
क्रूसीफेरी फैमिली होती है, जैसे सरसों और मूली वगैरह इसी फैमिली के मेंबर है, उसमें ये डिजीज़ कॉज करने का काम करता है। डिजीज़ कौन सी है? ब्लैक रॉट डिसीज़। ब्लैक रॉट डिसीज़ को ये कॉज करता है ज़ैंथोमोनास। ठीक है। इस तरीके का देखो ये कैबेज भी है, कैबेज इज़ आल्सो मेंबर ऑफ क्रूसीफेरी। तो इसमें भी ये इस तरीके के इसके जो क्लोरोफिल होता है वो कम्प्लीटली डिसअपियर होने लगता है लीव से, और लीव काली पड़ने लग जाती है। ब्लैक रॉट डिसीज कॉज करता है ज़ैंथोमोनास। अगला एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम देखेंगे, जो हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ बायोपेस्टिसाइड। तो बायोपेस्टिसाइड के रूप में किसको यूज़ नहीं किया जाता? बैसिलस thuringiensis बिल्कुल यूज़ किया जाता है। ट्राइकोडर्मा को भी यूज़ किया जाता है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जो होते हैं, बैक्यूलो वायरस जिनको हम कहते हैं, दे आर आल्सो यूज एज बायोपेस्टिसाइड। अभी जो हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया था वहाँ ज़ैंथोमोनास के बारे में, तो ज़ैंथोमोनास जो है एक डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है जिसको बायोपेस्टिसाइड के रूप में यूज़ नहीं किया जाता है। इन तीनों को किया जाता है। इन तीनों को कैसे और क्यों किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो बैसिलस thuringiensis को तो एज ए बायोपेस्टिसाइड यूज़ किया ही जाता है। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और मोस्ट कॉमनली यूज एज बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड वर्ल्ड वाइड। ट्राइकोडर्मा के बारे में भी बात करें हम, तो ट्राइकोडर्मा जो है ये भी सॉइल की हेल्थ को बढ़ाता है और साथ में ये जो रूट बॉर्न डिजीजेस होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसको मैन्योर के रूप में यूज़ किया जाता है, स्पेशली राइस और हमारी जो वेजिटेबल फील्ड्स होती है उनमें यूज़ किया जाता है। वहीं पर हमारा जो बैक्यूलो वायरस है या न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जो है वो अल्टरनेटिव सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं। दिस वायरस कैन कंट्रोल द लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट फॉर कल्टिवेटेड क्रॉप्स लाइक पोटैटो, कॉटन, कैबेज एक्सेट्रा में। These are the narrow spectrum biocide या narrow spectrum insecticidal agents होते हैं ये। ओनली टारगेटेड द स्पेसिफिक होस्ट, जो स्पेसिफिक होस्ट होते हैं उन्हीं को टारगेट करते हैं। बाकी जो हमारे गुड इंसेक्ट होते हैं उनको मारने का काम नहीं करते हैं, वो बच जाते हैं। इंसेक्ट पेस्ट नॉट द नॉन टारगेटेड होस्ट विच इंक्लूड्स द बेनिफिशियल इंसेक्ट, जो हमारे हनी बीज और जो बहुत अच्छे अच्छे इंसेक्ट हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए स्पेशली पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे और भी कुछ, जैसे हम ड्रैगन फ्लाइज के बारे में बात करें या हम लेडी बर्ड के बारे में बात करें, तो ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाने वाले जो दूसरे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनको खाने का काम करते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट को ये न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोवायरस जो है ये नहीं मारता है। ये नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल बायो कंट्रोल एजेंट है। दैट्स वाई ये हमारे अच्छे इंसेक्ट को नहीं मारता है। अगला क्वेश्चन हमारा है द ट्रांसजेनिक, अगला और लास्ट क्वेश्चन है। अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच मे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज इज। तो नाइट ब्लाइंडनेस या जब भी हम आँखों की बात करें तो विटामिन ए की बात आती है, विटामिन ए की बात। और विटामिन ए एंड रिच हमारे पास में यहाँ पर इन चारों में से जो है वो है गोल्डन राइस। तो बाकी जो भी क्रॉप हैं ये भी हमारे ट्रांसजेनिक क्रॉप हैं। तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, आ जाइए। ये गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड GM टाइप ऑफ राइस दैट कंटेन्स बीटा कैरोटीन, अ प्लांट पिगमेंट दैट द बॉडी कन्वर्ट इनटू विटामिन ए। विटामिन ए इज इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्दी विजन, स्किन एंड इम्यून सिस्टम। तो वहाँ पर उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाइट ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए हम गोल्डन राइस को यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर सेवर टमाटो जो है उसके बारे में बात करें। टमाटो इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड टोमेटो दैट हैज़ बीन फर्स्ट genetically engineering cropped to be grown commercially development. The flavor saver tomato was developed in 1980 by the California based company Celgene। ने इसको बनाया। यह फर्स्ट कमर्शियली डेवलप्ड
क्रॉप है, ठीक है। और सोयाबीन के बारे में बात करें, बीटी सोयाबीन, जिस तरीके से बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजिल है, उसी तरीके से बीटी सोयाबीन भी डेवलप हो गई है। और क्राई1 AC प्रोटीन यहाँ पर है, क्राई1 AC जीन को लिया गया है बैसिलस thuringiensis के, इससे क्राई1 AC प्रोटीन यहाँ पर बनेगा। और एक कई तरीके के जो लेपिडोप्टेरन्स पेस्ट होते हैं उनको स्वतः ही ख़त्म कर देता है, यानी कि इसके पास एक पेस्ट रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी आ गई है, जिससे कि लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट को मार देगा। यानी कि जब ये बीटल्स इसको खाएंगे, इस प्लांट को खाएंगे, तो खुद ही मर जाएंगे। लास्ट हमारा है स्टारलिंक मेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। इस क्रॉप को, स्टारलिंक मेज को जो के बारे में बात करें हम, तो यहाँ पर भी क्राई9C जीन है। तो सेंट्रल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी CEPA ने इसको सिर्फ अप्रूव किया है कि इसको आप एनिमल्स को खिला सकते हैं चारे के रूप में, ह्यूमन बींग को खाने के लिए अप्रूव नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये जो जीन है, इस जीन से जो बनने वाला प्रोटीन है वो ह्यूमन बींग में कई तरीके की एलर्जी कॉज कर सकता है, इसलिए इसको अप्रूव नहीं किया गया। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले पार्ट में हम और कुछ क्वेश्चंस लेके उपस्थित होंगे, डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।